4 मई 2026, कोलकाता। सुबह के 7 बज रहे थे और काउंटिंग शुरू होने से पहले ही हवा में कुछ था। पीएमसी के दफ्तरों में कॉन्फिडेंस था, वही पुराना जमा हुआ कॉन्फिडेंस। टीवी एंकर्स कोशिश थे, वर्ड्स चुन चुनकर बोल रहे थे, और बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक अजीब सी खामोशी थी। खामोशी उन लोगों की होती है जो बहुत लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। 12 साल, बूथ बाय बूथ, विलेज बाय विलेज, वर्कर बाय वर्कर। कुछ घंटों बाद टेलीविजन स्क्रीन्स पर हरा रंग धीरे धीरे भगवा होने लगा। बीजेपी क्रॉस्ड मेजॉरिटी, फिर 150, फिर 180, फिर 200। वेस्ट बंगाल, वो स्टेट जहां बीजेपी को आउटसाइडर कहा जाता था, जहां लेफ्ट ने 34 साल राज किया, जहां ममता बनर्जी को हराना असंभव माना जाता था, उसी बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटें जीत ली। लेकिन यह सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की कहानी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसने पॉलिटिकल मैप को शतरंज की बिसात की तरह पढ़ा और फिर एक एक खाना जीतता चला गया। अमित शाह। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां बीजेपी का जाना सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, तीर्थ यात्रा जैसा लगता है। तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं था, बंगाल एक आइडिया था। यहां चाय की दुकान भी पॉलिटिक्स थी, कॉलेज इलेक्शंस भी पॉलिटिक्स थे, दुर्गा पूजा कमेटी की मीटिंग भी पॉलिटिक्स थी, और गांव का क्लब भी पॉलिटिक्स था। बंगाल में आइडियोलॉजी घर घर जाती थी, फ्लैग पोल से नहीं, बातचीत से। 1947 के पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से लाखों हिंदू रेफ्यूजीज बंगाल आए। आइडेंटिटी बदली, बॉर्डर पॉलिटिक्स बदली, एंगर बदला। धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया। अगले 34 साल लेफ्ट सिर्फ एक सरकार नहीं था, वो एक इकोसिस्टम था। टीचर्स यूनियंस, फार्म यूनियंस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लोकल कमिटीज, विलेज नेटवर्क्स, बूथ मैनेजमेंट, कैडरे डिसिप्लिन। बंगाल में इलेक्शन स्पीचेस से नहीं जीते जाते थे, ग्राउंड कंट्रोल से जीते जाते थे। लेकिन फिर एक औरत ने पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। ममता बनर्जी, एग्रेसिव, इमोशनल, स्ट्रीट फाइटर, एक ऐसी लीडर जो लेफ्ट के खिलाफ अकेले खड़ी हो गई। सिंगुर में किसानों की जमीन जा रही थी, नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई, और ममता वो वहीं थी जहां एंगर था। यहीं लेफ्ट पहली बार डगमगाया। 2011 असेंबली इलेक्शन, टीएमसी 184 सीट्स, लेफ्ट कोलैप्स। बंगाल में 34 साल पुरानी सत्ता रातों रात बदल गई, लेकिन बीजेपी ऑलमोस्ट इनविजिबल। 2011 में बंगाल उनके लिए सिर्फ एक दूर का सपना था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन यही पार्टी बंगाल जीतेगी। दिल्ली, 2014, बीजेपी नेशनल हेडक्वार्टर्स। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। पूरा देश बीजेपी वेव की बात कर रहा था। लेकिन नरेंद्र उसी भीड़ दामोदर में दास मोदी एक आदमी इंडिया का पॉलिटिकल मैप अलग नजर से देख रहा था। अमित शाह। भारतीय राजनीति में उन्हें एक नाम से जाना जाता है, चाणक्य। क्योंकि अमित शाह स्पीचेस से पॉलिटिक्स नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, डेटा पढ़ते हैं, वीकनेस ढूंढते हैं और इलेक्शंस को साइकोलॉजिकल वॉर में बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, कई इम्पॉसिबल बैटल्स वो पहले जीत चुके थे। लेकिन बंगाल बहुत अलग था, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को सिर्फ इलेक्शन नहीं जीतना था, उसे कल्चरली एक्सेप्ट भी करवाना था, और यही इस मिशन को डेंजरस बनाता था। 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ 2 सीट्स जीती थीं, टीएमसी ने 34। लेकिन अमित शाह नंबर्स नहीं देख रहे थे, वो पैटर्न्स देख रहे थे।
कहां हिंदू वोटर्स कंसोलिडेट हो सकते हैं, कहां लेफ्ट कैडर्स टूट रहे हैं, कहां बॉर्डर एंजाइटी बढ़ रही है, कहां ममता गवर्नमेंट के खिलाफ साइलेंट एंगर बन रहा है। उसी पल उन्होंने बंगाल को बीजेपी का लॉन्ग टर्म मिशन बना दिया। अमित शाह ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, बंगाल को रैली से नहीं जीता जा सकता। यहां ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कैडरे चाहिए, बूथ कंट्रोल चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस चाहिए। उस समय बीजेपी के पास बंगाल में मजबूत लोकल स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन आरएसएस क्वाइटली काम कर रहा था। शाखास बढ़ रही थी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आउटरीच बढ़ रहा था, रिफ्यूजी कम्युनिटीज में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, मातुआ कम्युनिटी पर स्पेशल फोकस शुरू हो चुका था। और यहीं बीजेपी ने बंगाल का सबसे बड़ा फॉर्मूला समझा, बूथ जीत लो, बंगाल जीत लोगे। इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी का सबसे डिसिप्लिन्ड स्टेट ऑपरेशन। अमित शाह ने बंगाल कैंपेन को इलेक्शन नहीं माना, उन्होंने इसे मिलिट्री ऑपरेशन की तरह स्ट्रक्चर किया। हर डिस्ट्रिक्ट मैप्ड हुआ, हर बूथ एनालाइज्ड हुआ, हर वीक एरिया आइडेंटिफाई हुआ। टारगेट, एवरी बूथ मैटर्स। बीजेपी वर्कर्स सिर्फ रैलीज अटेंड नहीं कर रहे थे, वो वोटर लिस्ट पढ़ रहे थे, घर घर जा रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे थे, फेस्टिवल कमिटीज में शामिल हो रहे थे, टेम्पल नेटवर्क्स एक्टिवेट कर रहे थे, लोकल इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे और इलेक्शन डे पर टर्न आउट मैनेज कर रहे थे। इंडिया में इलेक्शंस टेलीविजन पर नहीं जीते जाते, बूथ पर जीते जाते हैं और बीजेपी इस गेम की मास्टर बन रही थी। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके नए वर्कर्स नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे पुराने लेफ्ट कैडर्स। 2011 के बाद लेफ्ट टूट रहा था, लेकिन उसका ग्राउंड स्ट्रक्चर अभी भी अलाइव था। थाउजेंड्स ऑफ लोकल वर्कर्स पॉलिटिकली होमलेस हो चुके थे। उनके पास एक्सपीरियंस था, नेटवर्क था, एनर्जी थी, बस डायरेक्शन नहीं था। और बीजेपी ने उन्हें जगह दी, रोल दिया, प्रोटेक्शन दिया, पॉलिटिकल पर्पस दिया। यही बीजेपी का बंगाल शॉर्टकट था। उन्होंने जीरो से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं किया, उन्होंने एग्जिस्टिंग कैडर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और सडनली उन गांवों में बीजेपी दिखाई देने लगी जहां कभी उनका नाम भी नहीं था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी, बंगाल बीजेपी को आउटसाइडर पार्टी मानता था। हिंदी बेल्ट पार्टी, नॉर्थ इंडियन पार्टी और बैंगलीज अपनी आइडेंटिटी को लेकर बेहद सेंसिटिव हैं। भाषा, कल्चर, फूड, इतिहास, सब कुछ। तो बीजेपी ने खुद को बदलना शुरू किया। नरेंद्र मोदी बंगाली फ्रेसेस यूज करने लगे, अमित शाह दुर्गा पूजा इवेंट्स में जाने लगे, बीजेपी लीडर्स ट्रेडिशनल बंगाली क्लोथ्स पहनने लगे, फिश ईटिंग ओपनली डिस्कस होने लगा। क्योंकि बंगाल में फूड सिर्फ फूड नहीं होता, आइडेंटिटी होता है, कल्चर होता है, इमोशन होता है। बीजेपी समझ चुकी थी, अगर कल्चरली एक्सेप्ट नहीं हुए तो पॉलिटिकली एक्सेप्ट कभी नहीं होंगे। तो उन्होंने हिंदुत्व को बंगाली पैकेजिंग में प्रेजेंट किया। यहीं गेम बदलना शुरू हुआ। बंगाल की पॉलिटिक्स में बॉर्डर हमेशा सेंसिटिव इशू रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर, इलीगल इमिग्रेशन डिबेट, रेफ्यूजी पॉलिटिक्स, सिटीजनशिप फियर्स। बीजेपी ने इस इशू को एग्रेसिवली उठाना शुरू किया। पार्टी का आरोप था कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की इलेक्टोरल बैलेंस बदल रही है। नॉर्थ 24 परगनाज, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन नामों को बीजेपी लगातार हाईलाइट करती रही। सीएए और एनआरसी डिबेट यहीं से इमोशनली एक्सप्लोसिव बन गई। बीजेपी खुद को प्रोटेक्टर की तरह प्रेजेंट कर रही थी, मातुआ कम्युनिटी के लिए, हिंदू रिफ्यूजीज के लिए। ये क्लेम्स पॉलिटिकली कॉन्टेस्टेड रहे। टीएमसी और ऑपोजिशन ने इन्हें प्रोपेगेंडा कहा, लेकिन इमोशनल रेजोनेंस था और बीजेपी ने उसे एम्पलीफाई किया। उनका मैसेज सिंपल था, रियल वोटर्स डिसाइड बंगाल। फिर बंगाल पॉलिटिक्स और वायलेंट होती गई। 2018 पंचायत इलेक्शंस, नॉमिनेशन क्लैश, बूथ वायलेंस एलिगेशंस, ऑफिस फायर, डेड वर्कर्स।
बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि उनके वर्कर्स टारगेटेड हो रहे हैं। नेशनल मीडिया में कुछ नाम लगातार आने लगे। दुलाल कुमार, अभिजीत सरकार, मनीष शुक्ला, अर्जुन चौरसिया। हर फ्यूनरल एक पॉलिटिकल मैसेज बन रहा था, हर डेथ एक मोबिलाइजेशन। और बीजेपी ग्राउंड वर्कर्स में एक बात सेटल होती जा रही थी, दिस इज अ वॉर। टीएमसी ने इन आरोपों को रिजेक्ट किया, लेकिन टेलीविजन नैरेटिव्स बदल चुके थे और बीजेपी हर इंसिडेंट को ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूल में बदल रही थी। फिर आया 2019 लोकसभा इलेक्शन और बंगाल ने पहली बार बीजेपी को सीरियस चैलेंजर बना दिया। टीएमसी 22 सीट्स, बीजेपी 18 सीट्स, 2 से 18। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, क्योंकि बीजेपी अब बंगाल में फ्रिंग पार्टी नहीं रही थी, अब वो डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव थी। और सबसे डेंजरस बात, उनके वर्कर्स का मोरल पीक पर था। उन्हें लगने लगा था अगली बार फाइनल बैटल होगी। 2021 असेंबली इलेक्शन, शायद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेंस स्टेट कैंपेन। बीजेपी फुल फोर्स में उतर चुकी थी। मैसिव रैलीज, सेंट्रल लीडरशिप डिप्लॉयमेंट, डिजिटल वॉर रूम्स, बूथ एनालिटिक्स, विमेन आउटरीच, एससी एसटी टारगेटिंग, रिलीजियस मैसेजिंग, डोर टू डोर मोबिलाइजेशन, एवरीथिंग सिंक्रोनाइज था। लेकिन ममता बनर्जी भी एक्सपीरियंस्ड फाइटर थीं। उन्होंने पूरे इलेक्शन को एक सेंटीमेंट में बदल दिया, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। और रिजल्ट, टीएमसी 213 सीट्स, बीजेपी 77 सीट्स। ऑफिशियली बीजेपी हार गई, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने बंगाल की पूरी ऑपोजिशन स्पेस कैप्चर कर ली थी। लेफ्ट कोलैप्स, कांग्रेस इररिलेवेंट। अब बंगाल बाइपोलर हो चुका था, टीएमसी बनाम बीजेपी, बस। 2021 के बाद बंगाल में पब्लिक मूड बदलने लगा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम एलिगेशंस, करप्शन अकाजेशंस, लोकल सिंडिकेट कंप्लेंट्स, संदेश खाली कंट्रोवर्सी, विमेन हरासमेंट एलिगेशंस। और फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज, एक डॉक्टर की रेप और मर्डर, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, विमेन रात को मार्च निकाल रही थीं, मिडिल क्लास फैमिलीज भी अब ओपनली बोल रही थीं। बीजेपी ने इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं बनाया, उन्होंने इसे गवर्नेंस फेलियर का सिंबल बना दिया। फियर स्टेट, सिंडिकेट राज, कोलैप्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये फ्रेजेस लगातार रिपीट होने लगे और धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी इमोशनल बन गई। 2024 के बाद अमित शाह ने ऑपरेशन को फाइनल फेज में डाला। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो इमोशनल मिस्टेक्स, ओनली ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी वर्कर्स बूथ वाइज डेटा वेरीफाई कर रहे थे, वोटर लिस्ट करेक्शंस मॉनिटर हो रहे थे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर एक्स्ट्रा फोकस था, विमेन आउटरीच इंटेंसिफाई हो चुकी थी, मातुआ बेल्ट एग्रेसिवली टारगेटेड था, आरएसएस नेटवर्क्स कंटिन्यूअसली एक्टिव थे। पार्टी लीडरशिप समझ चुकी थी, बंगाल टेलीविजन से नहीं जीतेगा, बंगाल ग्राउंड डिसिप्लिन से जीतेगा। और बीजेपी ने वही किया, स्लोली, क्वाइटली, रिलेंटलेसली। काउंटिंग डे, मॉर्निंग ट्रेंड्स आने लगे, बीजेपी लीड्स, फिर बिगर लीड्स, फिर साइलेंस। कोलकाता शॉक था, दिल्ली सेलिब्रेटिंग थी और बीजेपी हेडक्वार्टर्स में 12 साल का प्रेशर फाइनली खत्म हो रहा था। फाइनल रिजल्ट, बीजेपी 207 सीट्स, टीएमसी 80 सीट्स। द इम्पॉसिबल स्टेट हैड फाइनली फॉलन। बीजेपी ने बंगाल सिर्फ स्पीचेस से नहीं जीता, उन्होंने बंगाल को स्टडी किया, उसकी कल्चर समझी, उसकी एंगर समझी, उसकी बूथ पॉलिटिक्स समझी, उसकी आइडेंटिटी समझी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को वेपन बनाया, वर्कर्स को आर्मी बनाया और इलेक्शंस को लॉन्ग टर्म ऑपरेशन।
लेफ्ट ने बंगाल को आइडियोलॉजी दी, ममता ने बंगाल को इमोशन दिया, लेकिन बीजेपी ने बंगाल को मशीन पॉलिटिक्स का नया युग दिखाया। और शायद यही मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर है।